जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्षण, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्टेप अप जेई, करेंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड करंटली हमने 6-7 लेक्चर कवर कर लिए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के, पीरियोडिक टेबल इसको हम कहते हैं। एंड अब तक हमने जो जो पढ़ा है वो मैं नहीं, वो अब आप बताओगे। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में लिखिए कि अब तक हमने किन किन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इससे आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग रन तक ये टॉपिक्स रहेंगे एंड एग्जाम में नो डाउट आप अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आपने कमेंट में लिख दिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने समझा था व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों है। उसके बाद हमने समझा था कि हिस्ट्री में किस किस ने क्लासिफाई किया, किस तरीके से क्लासिफाई किया, क्या क्या मॉडल्स आए क्लासिफिकेशन के, लाइक मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डोबरिनर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमने समझा था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सबसे बड़ा हाथ था लॉथर मेयर का, मेंडलीव का। इन दोनों ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद मॉडर्न में मॉजले का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, मॉजले ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया था, हेनरी मॉजले। उसके बाद हमने ये समझा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से एलिमेंट्स में हमने क्लासिफाई किए हैं एंड किस तरीके से हम एलिमेंट को याद कर सकते हैं। इस पे प्रॉपर एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, बहुत आसानी से पूरी पीरियोडिक टेबल आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट उसको पढ़ना स्टार्ट किया, लाइक एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है डिफरेंट एलिमेंट का अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, आयोनिक रेडियस कैसे वेरी करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये सब हमने कवर कर लिया। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको बहुत इजी होगा। और इसके बाद कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी थोड़ा पार्ट कवर करने की, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नाम से आप क्या समझते हैं? सो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन, अगर आपने एनसीईआरटी से थोड़ा भी इसके बारे में पढ़ा हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए इलेक्ट्रॉन गेन। और भी प्रीवियस लेक्चर से कोई डाउट हो तो कमेंट पे कोई भी डाउट पूछने से प्लीज शर्माइएगा मत, बिल्कुल बेझिझक बिंदास होके अपने डाउट्स पूछिएगा। एंड एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक को रीड रोज करना है, एक हाफ एन आवर या फिर एक घंटा रीड करने की जो मेरी हैबिट है वो आपको बनानी ही होगी इस सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए। तो नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। So it is the energy released when, it is the energy released when, इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन करिए, it is the energy released when 1 mole of what? It is the energy released when 1 mole of electron is added to 1 mole of element, 1 mole of electron is added
टू 1 mole of element in its isolated gaseous state in its isolated gaseous state. What is isolated gaseous state? That is the ground state. आप इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए ground state of an atom is called electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. So इस डेफिनेशन से आपने क्या समझा? It is the energy released when 1 mole of electron is added to 1 mole of elements in its isolated gaseous state is called electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है? हम एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर अटैच करवाते हैं, एक एटम को ऐड करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं एक एलिमेंट के अंदर, एक एटम के अंदर. जैसे कि अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हमने पढ़ रखा है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से डिटैच करते हैं, निकालते हैं. उस निकालने की प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है, उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने कह दिया था. इसका उल्टा इस जगह हो रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर ऐड करवा रहे हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. कैसे? अगर जो वो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल हो रहा है तो नो डाउट वो एनर्जी रिलीज करेगा. बहुत लेमन टर्म्स में आपको समझाऊं, आप जब स्टेबल हो रहे हो, आप मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है, आप पे पैसा आ रहा है तो आप स्टेबल हो रहे हो, तो आप पैसा लोगे ना तो अपनी एनर्जी को उसमें रिलीज करोगे. एनर्जी रिलीज का मतलब फेवर, जो हमारा रिएक्शन है वो फेवर में है, जो भी कंडीशन लग रही है, जो भी चीज वहां पे हो रही है उसके फेवर में है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी रिलीज कब होगी? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल होगा. अगर स्टेबल नहीं होगा, वो उसको लेना नहीं चाहता होगा, लेके अनस्टेबल हो रहा होगा, तब एनर्जी पॉजिटिव होगी. मींस एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, हमें एनर्जी उसमें देनी पड़ी है, तब जाके वो एटम उससे एडेड हुआ है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दोबारा आपको समझाता हूं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के अंदर आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट के अंदर, दैट इज ग्राउंड स्टेट के अंदर ऐड कराते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि ऐड हम कराने वाले हैं, ये हमारा एटम है. अब इसकी जो ग्राउंड स्टेट है, हम जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इसी ग्राउंड स्टेट में ऐड करवाएंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें ऐड करवाएंगे. नो डाउट इसमें करवा सकते हैं, बट इसमें करवाने में जो हिंड्रेंसेस आएगी वो बहुत ज्यादा होगी. ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी. तो ये पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, एनर्जी कभी रिलीज हो ही नहीं सकती है जब हम इसको बीच वाले में ऐड करवाएंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हम इसको ऐड करवाते हैं. इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ग्राउंड स्टेट में ही ऐड होगा, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में ही ऐड होगा. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है. अब जैसे कि अगर मैं आपको एक यहाँ पे रिएक्शन लिख के बताऊं, सो मान लीजिए इधर हमारा एक एटम है. ठीक है. इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा. अब ये एटम हो गया ए नेगेटिव. जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नो डाउट न्यूट्रल से एनायन ये बन जाएगा, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, जो भी होगी, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. डेल्टा
ईजी भी बोल देते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोल देते हैं। अब एक और चीज, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि पॉजिटिव इसलिए होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि अब उसमें के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया है। अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको रिपेल करेगा एंड हमें एनर्जी उसके अंदर देनी ही देनी होगी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। सो आप इधर एक पॉइंट डाल के लिखिए, E(A)2 is always positive. Second electron gain enthalpy या फिर electron affinity is always positive because of electrostatic repulsion between an anion and electron. ठीक है, because of electrostatic repulsion between an anion क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड करा दिया तो अब वो एनायन बन जाएगा। बिटवीन एन एनायन एंड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? क्या क्लियर है? ये क्लियर है तो उसको नोट डाउन करिए। नाउ इसका वेरिएशन अक्रॉस द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या होगा वो समझते हैं। हाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वेरीज अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। सो डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तब जो साइज ऑफ एटम है वो बढ़ेगा। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है। अब साइज जब इंक्रीज होगा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट शेल होगी और जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उससे डिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा। अब जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम होगा? बिल्कुल कम होगा। जैसे कि मान लिए कि डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, ये है ग्रुप थर्ड, ठीक है, ये पीरियड थर्ड, ये पीरियड फोर्थ, ठीक है। इसमें जो रेडियस है वो इसका इतना है और इसमें जो रेडियस है वो इसका इतना है। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और ये इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड होने की कोशिश करेगा एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा इस सेकंड केस के अंदर, जब उसकी रो नंबर 4 है, डाउन द ग्रुप हम जब जा रहे हैं। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम हो रही है। कम अफिनिटी है इस एटम की इस इलेक्ट्रॉन के प्रति, कम अफिनिटी है इस एटम की इस इलेक्ट्रॉन के प्रति जब हम डाउन द ग्रुप किसी भी पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं। समझ में आया? पॉइंट डालिए, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। क्या होगा अक्रॉस द पीरियड? क्या होता है? साइज कम होता है। साइज कम होगा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमें ऐड करने वाले हैं उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नो डाउट भाई जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाने वाले हैं, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो ऐड करवाने वाले हैं, तो वो ऐड उस अट्रैक्शन की वजह से होगा, जेड इफेक्टिव की वजह से तो होगा। सो दैट्स व्हाई अक्रॉस द पीरियड electron affinity increases and
these are general trends. I again repeat this, these are general trends. इसके अंदर एक्सेप्शंस होंगे एंड वो एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा, उस पर क्वेश्चंस अक्सर आ जाया करते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारे ऑक्सीजन में फ्लोरीन है, जो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू जो उनके ग्रुप में दूसरे एलिमेंट्स है। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जैसे अगर हम इसके ग्रुप के दूसरे एलिमेंट लेंगे तो ये होगा, इसके ग्रुप के दूसरे एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप तो भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी भी सबसे ज्यादा होगी, इसकी इससे कम होगी, इससे इससे कम होगी। क्या ये होना चाहिए जनरल ट्रेंड के हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस। बट ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू empty d orbitals, empty d orbitals, empty d orbitals, or due to smaller size, empty d orbitals and smaller size, इनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को रखने की इनके पास जगह नहीं होती है। डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, साइज छोटा होता है, एक और इलेक्ट्रॉन को ये कैरी नहीं कर सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। दैट्स वाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो कम होती है, बट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। नाउ द सेकंड इज नाउ, अब हम देखते हैं various measures that affect electron affinity। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या दूसरे मेजर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी decreases when size increases। जब साइज बढ़ेगा तो हमारा लास्ट जो सेल है उससे जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम होगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस व्हेन साइज इंक्रीजेस। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है, ठीक है, सेकंड जो, और इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था एक एक्सेप्शन भी, जो कि ऑक्सीजन का था, सल्फर का था, फ्लोरीन का था, क्लोरीन का था। दैट इज द फर्स्ट हमारा एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेस साइज एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेकंड आप पॉइंट डालिए, इसके अंदर लिखिए, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड हैव लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हाट? हाफ फिल्ड एंड fulfilled electronic configurations have less electron affinity। अब भाई जब किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है ऑलरेडी, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन क्यों लेके अपने आप को स्टेबल बनाएगा? समझ में आया? मैं स्टेबल हूं, मेरे घर पे 4 लोग रहते हैं, तो वाई मैं अपने आप को अनस्टेबल करूंगा एक और लोग को अपने घर में रखकर? आप इस एनालॉजी से इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैव लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। समझ में आया इतना? ठीक है। नाउ आप थर्ड पॉइंट डाल के इसमें लिखिए,
electron affinity of alkali is greater than electron affinity of alkaline earth metals. This is also exceptions, like down the group एक exception था, same exception हमारा अक्रॉस द पीरियड है। क्या मैंने बताया था? मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ अल्काली मेटल्स ज्यादा होनी चाहिए अल्कालाइन अर्थ मेटल से या कम होनी चाहिए? कमेंट में बताइए सबसे पहले। तो मैंने क्या बताया था? अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो अल्काली मेटल्स की कम होनी चाहिए बट इनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों होता है? सोचिए। अल्कलाइन अर्थ, it happens due to the reason of इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH1 होती है, इनकी NH2 होती है। स्टेबल है तो ये एक और इलेक्ट्रॉन लेकर अनस्टेबल नहीं होने चाहेंगे, इनको एक और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो स्टेबल हो जाएंगे। दैट्स वाई बहुत ज्यादा ही डिफरेंस इन दोनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में होता है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन अल्कालाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, इनकी कम होती है, इनकी बहुत ज्यादा होती है। इतना समझ में आया? एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ कार्बन is greater than electron affinity of नाइट्रोजन। अब अक्रॉस द पीरियड मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है, बट नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, कार्बन की ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द वन मेन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल होती है। दैट्स वाई एक और इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। नाउ आप इसको नोट डाउन करिए, अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक हम समझेंगे, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंपाइल करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खत्म करने के बाद पूरे चैप्टर को कंपाइल करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक डेडिकेटेड वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस आज मैं आपको समझाऊंगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द पावर ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is the power of an atom. Electronegativity of an element is the power of an atom to attract shared electron in a compound. To attract की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, माफ करिएगा। टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड और इन अ बॉन्ड, क्या लिखा इसमें हमने? इसमें लिखा electronegativity of an element is the power of an atom. Electronegativity of element is the power of an atom to attract a shared pair of an electron in a compound or in a bond. जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं तो पावर ऑफ एन एटम है एक इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने अंदर लेने की, ठीक है। जैसे कि दिस इज
एक आइसोलेटेड एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, कितना पावर इसको चाहिए, इसको पूरा अंदर लेने के लिए, अपने अंदर लेने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बट जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो पहली बात तो वो एक इंडिविजुअल एटम का फिनोमेना नहीं है। इट इज मीनिंगलेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मीनिंगलेस फॉर अ सिंगल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर अ कंपाउंड, इज फॉर अ बॉन्ड, इज फॉर अ बॉन्ड। तो दो एटम ने, इन दोनों बॉन्ड बना रखा है, इन दोनों के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसको ये कितनी पावर से अट्रैक्ट कर सकता है, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, या फिर कितनी पावर से अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। तो दीज आर टू डिफरेंट फिनोमेनास, व्हाट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक हमारा होमोन्यूक्लियर एटम है, होमोन्यूक्लियर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, मैंने बॉन्ड ऐसे दिखा दिया है, बट कोवेलेंट बॉन्ड नो डाउट इस तरीके का होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने बॉन्ड आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं, इन दोनों ने ये बॉन्ड बना दिया अपने अंदर। अब क्योंकि दोनों सेम एटम है, तो सेम ही फोर्स से दोनों, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन दोनों में ही कॉमन होगा, समझ रहे हो ना, दोनों में ही कॉमन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, उसको किस फोर्स से खींचेगा, दोनों ही सेम फोर्स से खींचेंगे, ठीक है। तो तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मान लीजिए ये भी 10 की फोर्स से खींचा है, ये भी 10 की फोर्स से खींचा, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो गया, इसमें 0 हो गया। अब मान लीजिए हमारा हेटेरोन्यूक्लियर एक एटम है, ठीक है, हेटेरोन्यूक्लियर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, मतलब दो डिफरेंट एटम्स हैं उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। दिस इज द वन एंड दिस इज अनदर। अब ये ज्यादा फोर्स से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये कम फोर्स से खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मान लीजिए ये 10 की फोर्स से खींचा है, ये 5 की फोर्स से खींचा है, तो डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 5, दैट इज 5। समझ में आया इतना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारा है वो इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, इट इज द फिनोमेना ऑफ अ कंपाउंड और ऑफ अ बॉन्डेड एटम्स, ऑफ अ बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो आप एक पॉइंट डाल के इसमें लिखिए, ऐसे इसमें पॉइंट बना के लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एन इंडिविजुअल एटम इन अ नॉन बॉन्डेड स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल एटम ऑफ एन individual atom in a non-bonded state, in a non-bonded state is meaningless, is meaningless। समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन बॉन्डिंग कंडीशंस। सेकेंड, जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है बॉन्डिंग कंडीशंस पे, डिपेंड ऑन बॉन्डिंग कंडीशंस। बॉन्डिंग कंडीशंस लाइक कौन सा एटम बॉन्ड है, ठीक है, किस एटम का कितनी पावर है किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, दैट्स आर बॉन्डिंग कंडीशन। थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंड ऑन एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड पॉइंट में यही है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी हमारी एटम की हम बोले, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की या फिर कंपाउंड की बोले, तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो हमारा जो एटम्स है उस पर डिपेंड करती है। एटम हम कुछ चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हम तो आप थोड़ा सा और पढ़ के आना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमारा हो जाता है, इसमें कई स्टूडेंट को डाउट आता है, बार बार पढ़ने के बाद भी आपको इसमें डाउट आएगा, तो एनसीईआरटी से रीड करना, रेफरेंस बुक से रीड करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को,
मेजर करने के, किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, लाइक किस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे, पॉलिंग स्केल से समझेंगे, और भी डिफरेंट टाइप के स्केल हैं उससे समझेंगे। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ जो हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितनी थ्योरी आप पढ़ लेना, क्वेश्चंस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, तो वो लेक्चर आपको जरूर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन करते करते भी कई सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वक्त जो भी है, हालत जो भी है, कंप्लेन नहीं करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए एंड आगे बढ़िए। दैट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर यू, एंड स्टेप अप जेई को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, एंड एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, एक अच्छी रैंक अपनी जेई मेंस जेई एडवांस में लाइए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।